मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मेरे बच्चे, आज हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 8 की। टाइप 8 देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और किस एग्जाम में किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है ये फिक्स नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट से सवाल आता है। तो हमारी ये अच्छी चीज है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और हम किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे एग्जाम में। आइए मेरे बच्चे, अब मैं बात कर रहा हूं कंजुगेटिव रिमाइंडर। कंजुगेटिव रिमाइंडर को हम लगातार शेषफल भी कहते हैं, लगातार शेषफल भी कहते हैं, लगातार शेषफल भी कहते हैं। लगातार शेषफल है क्या, समझाता हूं कहानी। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं 5, 8, 3, 2 को 21 से भाग दो। 5832 को 21 से डिवाइड करिए और मेरे बच्चे मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर डिवाइड करेंगे तो 21 से पढ़ा पड़ेंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। क्वेश्चन क्या आएगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप इसे घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो यहां आया मेरे बच्चे 16। ठीक है जी, रिमाइंडर। फिर मैंने क्या किया मेरे बच्चे, अब ये 3 उतार लिया यहां। अब मैं 21 की टेबल फिर से लेके जाऊंगा। 8 से तो ज्यादा चले जाएगी, 7 पे जाएगी, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। इसे फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे बच्चे, जब आप इसे फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 7 गया 6 और यहां 5 में से 4 गया 1, 16 बचा। अब फिर से मेरा वही काम होगा कि भाई ये 2 जो बचा हुआ था इसको वापसी से लिखिए 162। अब फिर से 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भाई वही जाएगा सेम 147, 7 पे। अब मेरे बच्चों, रिमाइंडर क्या बचा इसकी कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो 12 में 7 गया 5 और 5 में 4 गया 1, तो रिमाइंडर आया 15। अब मेरे बच्चे, आप ये कहेंगे कि सर आप सिखाना क्या चाह रहे हैं, और उस बात पर लाता हूं कि सर ये कंजुगेटिव रिमाइंडर जो आपने लिखा, इसको आपने लगातार शेषफल हिंदी में लिखा। इस लगातार शेषफल का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? ये जो चीजें आ रही हैं आपके पास सवाल में 16, ये जो 16 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 16 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 15 आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे कंजुगेटिव रिमाइंडर्स कहलाते हैं, क्रमागत शेषफल कहलाते हैं। ये क्रमागत शेषफल कहलाते हैं। अब आपको सवाल मिलेगा और सवाल में आपको ये कहेगा एग्जामिनर कि भैया ये हटा देगा, 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 और मेरे बच्चे ये हटा देगा, ये हटा देगा। बस अब इतनी बात कहेगा आपको कि बाबू हमने 5832 को किसी एक सर्टेन नंबर n से डिवाइड किया, 5832 को किसी नंबर n से डिवाइड किया, तो जो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स हैं वो 16, 16 और 15 बचे। 16, 16 और 15 बचे, 16, 16 और 15 बचे। कहेगा कि हमने 5832 को किसी सर्टेन नंबर n से डिवाइड किया, तो जो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स आए वो 16, 16 और 15 बने। तो मेरे बाबू ये बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। ना तो आपको भागफल देगा, ना इसकी वैल्यू देगा, आपको सिर्फ ये बताएगा कि कंजुगेटिव रिमाइंडर से इतने बचे हैं, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। आप कहें क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो सर ये है क्वेश्चन की फॉर्मेशन। When 5832 is divided by a number, then consecutive remainders are 16, 16 and 15 respectively. Find the number. तो संख्या ज्ञात करनी है, यानी 5832 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल 16, 16 व 15 है, तो यह संख्या ज्ञात करें। अब मेरे बच्चे, आपको समझ में आया होगा कि कंजुगेटिव रिमाइंडर्स क्या है, सवाल क्या है। यानी आप नॉर्मली जो भाग दे रहे थे तो आंसर था 21, यानी 21 से भाग दे रहे थे। यही आपसे पूछा हुआ है कि आपने इसे किससे भाग दिया कि आपके कंजुगेटिव रिमाइंडर 16, 16 और 15 बचे। तो आप चर्चा करते हैं कि पेपर में इन सवालों को कैसे टैकल करा जाए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले ये देखिए कि जो आखिरी रिमाइंडर आया ना वो हमारा फाइनल है, 15 हमारा फाइनल है। इससे पहले जो रिमाइंडर आया होगा उसके साथ ये 2 उतारना है, इससे पहले 3 उतरेगा,
ये सीक्वेंस में आएगा, यानी आखिरी जो रिमाइंडर ऑफ फाइनल है तो उससे पहले वाले पे लास्ट डिजिट उतारा होगा, उससे पहले वाले पे उससे पहला डिजिट उतारा होगा। क्लियर है ये बात? आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझना। मेरे बच्चे यहां कोई नंबर n होगा और n को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहां रिजल्ट आया होगा। आपने कहा बिल्कुल आया होगा। और 58 में से ये वैल्यू घटा के रिजल्ट आया 16, यानी ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 58 माइनस 16। आपने कहा ठीक है, तो 58 में 16 गया, कितना आया 42। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर ये 3 नीचे उतारा जाएगा। अब सर ये 3 उतार दिया नीचे। अब इसमें से एक वैल्यू घटाई गई है और वैल्यू घटाने के बाद रिजल्ट से 16 आया, तो ये वैल्यू क्या रही होगी? तो सर 163 माइनस 16 घटाएंगे भाई, तो 13 में से 6 गया 7 आया, और 15 में से 5 में से गया 4 आया 147 घटाया गया। फिर ये आखिरी डिजिट उतारा है 2। आपने कहा बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। फिर तो सर इसमें से यहां कोई वैल्यू घटाई गई होगी, इसमें से यहां कोई वैल्यू घटाई गई होगी मेरे दोस्त, और घटाने के बाद रिजल्ट आया 15, तो ये वैल्यू क्या होगी? 162 माइनस 15, तो 12 में 5 गया 7 और 5 में गया 4 1, तो ये 147 है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, उस बात पे फोकस करना। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि ये जो नंबर होगा ना, ये ऐसा नंबर होगा जिसे किसी ए से मल्टीप्लाई किया होगा तो 42 आया, फिर किसी बी से मल्टीप्लाई किया तो 147 आया, और फिर दोबारा किसी बी से ही किया होगा क्योंकि 147 आया। तो यानी ये जो n है ये ऐसा नंबर है जो 42 से भी भाग होगा, 42 को भी भाग हो जाएगा, 147 को भी भाग देगा और 147 को भी भाग देगा। यानी n जो है वो 42 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा। यानी n जो है मेरे बच्चे ऐसा नंबर है जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा और इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं 9 को 5 से गुना कर रहा हूं तो रिजल्ट आया 45। अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इस 5 को छिपा देता हूं, मैं कहता हूं a से मल्टीप्लाई किया तो आया 45। अब मुझे बताओ ये 45 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे 500% होगा। जब आपने 9 से इसे मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। तो वही बात यहां है सर कि n से आपने इनको गुना किया तो 42 आया, फिर 147 आया, फिर 147 आया, तो यानी n एक ऐसा नंबर है जो 42 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा और 147 को भी भाग देगा। मतलब n एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को भाग दे। अब मेरे भाई इन दोनों को भाग दे, ऐसी काबिलियत कहां से लाई जाए? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है HCF से, क्योंकि छोटे नंबर तो बहुत होंगे भाई, एक ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे। लेकिन ऐसे केसेस में हमेशा HCF ढूंढना होगा। कैसे ढूंढा जाए HCF? तो सर जिन भाइयों को नहीं आता है उनको सिखाता हूं 42 और 147 का HCF कैसे निकाले। जिनको नहीं आता, जिनको आता वो तो मारो गोली। देखो यार 42 के टुकड़े कर लो, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ठीक है। तो ये आया 2 गुना 3 गुना 7। अब इसको पकड़ लो बाबू, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बाबू ओके रिपोर्ट है। तो यह आया 3 × 7⁻²। मेरे भाई जान लड़ा दो, समझने की कोशिश करो। जो ताकत मैं यहां लगा रहा हूं उससे डबल ताकत आपके दिमाग में जमनी चाहिए, तभी मजा है। अब मेरे बच्चे HCF निकालने के और भी तरीके, लेकिन मैं HCF नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ बेसिक तरीका ही उठा के, ताकि हर मेरा प्यारा बच्चा समझ पाए इस बात को। तो देखिए 2 को HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लेते हैं। 3 कॉमन है उठा लो, 7 कॉमन है तो इसमें छोटी पावर लेते हैं, 7 की पावर 1, तो 21। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा HCF आया 21। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरा HCF आ गया 21। यानी 21 वो सबसे बड़ा नंबर है, 21 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी भाग देगा और इसको भी भाग देगा। तो आपसे हमेशा ये कहेगा कि n की बड़ी से बड़ी वैल्यू बताइए, यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए। तो 21 ही वो आंसर होगा जो इसे भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और इसे भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। आप कहें सबसे बड़ी बात नहीं समझ पा, छोटी भी तो हो सकती है। 21 का कोई फैक्टर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 से भी भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा, 21 से। यानी ये नंबर 1 से 3 से 7 से 21 सबसे भाग होंगे। आप कहें फिर 3 7 क्यों नहीं लिए, 1 क्यों नहीं लिया? ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि
पहली चीज तो उसने बड़े से बड़ी वैल्यू पूछनी होती है पेपर में, हमेशा बड़ी से बड़ी पूछी जाए, लेकिन इस सवाल में लिखा है व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय ये नंबर, कोई भी नंबर ले लिया। तो यहां जब आप आंसर दोगे तो आपको यह भी देखना होगा कि अगर मैं यहां एक ले लूंगा तो कुछ रिमाइंडर 16 कभी नहीं बचेगा, 3 ले लूंगा तब भी 16 रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से छोटा होता है, छोटा होता है। और 7 ले लूंगा तब भी मेरे बच्चे रिमाइंडर 16 नहीं आएगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 16 है ना तो n की वैल्यू हर हाल में 16 से बड़ी होगी, तो 21 ही एक फैक्टर बनना जो 16 से बड़ा। तो मेरे बच्चे इस सवाल का आंसर होगा 21। आप कहें पेपर में करना कैसे होगा, ऐसे ही करना होगा जो सिखा रहा हूं, और कोई तरीका नहीं है, समझ का तरीका। लेकिन पहली बार समझ रहे हो इसलिए समय लगा, अगला सवाल उठाएंगे जल्दी हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है ना बाबू 21 है, 21 है। अब दूसरा थोड़ी देर में, पहले तीसरे नहीं दूसरे पे आइए और जल्दी से करके बताइए, रफ कॉपी पेन लेके बताइए, रफ कॉपी पेन लेके खटाक से करने की कोशिश करिए। देखता हूं कितने बच्चे जल्दी से आंसर बताते हैं। बहुत बढ़िया, हर एक बच्चे ने कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार कर बैठ जाए जो, उसकी हार होती है। हार कर भी लड़ता रहे, उसी को संघर्ष कहते हैं, उसी को विजेता कहते हैं। आइए मेरे दोस्त, कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 3, 9, 7 से भाग दें। मेरे बच्चे पेपर के तरीके से तारों जल्दी से समझना। तो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स जो हैं वो 3 आ रहे हैं, 13, 4 और 2, यानी जो आखिरी वाला होगा तो एंड कर देगा यहां पे, तो यहां 13 बचा होगा, यहां 4 बचा होगा और यहां 2 बचा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बताया सर आप। तो बेटे अब ये सोचो, ये जो नंबर होगा ये ऐसा होगा, देखिए मुझे समझाना इसलिए प्यार से समझाऊंगा, लिख के समझाऊंगा कि 43 में से ये घटा के 13 बचा, तो ये नंबर ऐसा होगा कि 43 - 13, यानी ये नंबर मेरे दोस्त 30 होगा। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब शेष फैलाए, फिर कैसे भाग देते हैं कि ये डिजिट उतारेंगे नीचे। अब 139 में से ये नंबर घटाया होगा और बचा 4, तो ये नंबर क्या आएगा, तो 139 - 4, तो 139 में 4 गया, ये वैल्यू आई 135। अब यहां 4 आया, अब फिर से आखिरी डिजिट उतारेंगे यानी 7। अब मेरे बच्चे इसमें से घटा के 2 आना चाहिए, तो नंबर क्या होगा, तो 47 में से 2 घटाएं तो ये आएगा 45। अब मेरे दोस्त मेरे लिए लड़ाई ये है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होना चाहिए जो 30 को भी भाग दे दे और 135 को भी भाग दे दे और 45 को भी भाग दे, इनका HCF। लेकिन मेरे लाला आपको HCF निकालना नहीं है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से सर्च आउट करना है। क्या 16 30 को भाग दे रहा है, आगे क्यों चेक ही मत करो, छोटे नंबर को पकड़ लो, नहीं। 17 भाग दे रहा है, नहीं। 12 भाग दे रहा है, नहीं। 15 भाग दे रहा है, हाँ बस, तो मुझे इसी से चेक कर लेना, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो ऐसा होगा, इसको भी देगा, इसको भी भाग देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर वो इसी को डिवाइड नहीं कर रहे 16, 17, 12, तो इन बाकियों को कैसे कर लेंगे। तो आंसर आया मेरे बच्चे 15। अब असली लड़ाई होगी, पेपर का क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, सवाल क्या कह रहा है कि भैया 6, 4, 3, 2, 9, इसको मेरे बच्चे भाग देना है किससे, किसी नंबर से। और भाग जब देने लगे तो 3 कंजुगेटिव रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों निकल के आए, और 3 जो कंजुगेटिव रिमाइंडर निकल के आए उनमें 175, बहुत बढ़िया, फिर 114, बहुत बढ़िया भाई, और फिर 213, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कहता है जी वो नंबर बताइए क्या होगा। मेरे दोस्त अब इसमें समय नहीं लगाएंगे, देखिए 9 यहां आना है, 2 यहां आना है, तो सेटिंग हो गई। तो 643 में से ये नंबर घटा के 175 आया, तो खुद ही सोचो 13 में से 5 गया 8, यही कर लेंगे। यहां बचा कितना मेरे भाई, 3, 3 में 7 जाएगा नहीं, तो 13 में से 7 गया 6, और भैया 5 में से 1 गया 4, यानी ये नंबर आ गया 468।
आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब क्या किया सर, अब ये क्या सर, ये 2 का नीचे उतार दिया। फिर अब भैया 1752 में से ये वाली वैल्यू घटा के रिजल्ट 114 आना चाहिए। हाँ सर, तो 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 घटाएगा तो यहां 8 आया। यहां बचा कितना भाई, 4, 4 में से 1 गया 3, और मेरे भाई यहां बचा 7 में से 1 गया 6, 1638। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे उतारा होगा 9 मैंने यहां, तो इसमें से ये नंबर घट के आया 213। अब कैसे सोल्व करें जी, देखो ध्यान से। मेरे बच्चे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, है ना, और भैया 11 में से 2 गया 9, 936। ये मेरे 3 आए फैक्टर। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 468 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो, 1638 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो, और मेरे भाई 936 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो। ऐसा नंबर मुझे मेरे बच्चे ढूंढना है। आप मेहनत मत करो फालतू, आप सिर्फ यही ऑप्शन से तलाशो। क्या 184 आंसर हो सकता है? नहीं सर। भाई 180 भी हो तो 180 दूनी 360, 180 थी 540, यानी या तो ये 360 के आसपास हो या 540 के आसपास हो, तभी तो भाग होना था इससे। ये तो नहीं है, तो ये तो कट गया, काटा लगाओ। 224 सर, इसका डबल करोगे तो आएगा 448, जबकि मेरे पास है 468, ये भी काटा मारो। इसे लेते हैं 296। 296 इससे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 296 का डबल करोगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। बचा 234, 234 से दिख भी रहा था डबल है ना, तो एक भी भाग चला गया तो यही मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा 234। और हमने यही कोशिश करनी है कि एक बार वो नंबर निकालने और ऑप्शन से मैच कर लेना। लेकिन आपका सवाल है क्या सर पेपर में हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पेपर में एटलीस्ट आप ये वाला फंक्शन तो निकाल दीजिए। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट तो निकाल दीजिए, ये फर्स्ट पार्ट निकाल दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट निकाला आपने 468, तो अब आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 468 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। अगर 4 में से केवल कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 468 को भाग दे रहा है, तो वही मेरा आंसर है। जैसे इस सवाल की बात करें जो पेपर का क्वेश्चन है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन था जो 468 को भाग दे रहा था, 234। तो आंख बंद करके ये मेरा आंसर है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए जो 468 को भाग दे रहे हैं, उस स्थिति में फिर आपको सेकंड पार्ट निकालना होगा। फिर आपको यह चेक करना होगा कि सेकंड को भी डिवाइड कर रहा हो और फर्स्ट को भी डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसे निकलेगा। जैसे इससे पिछले सवाल पे अगर हम चलें, तो हमने सिर्फ ये देखना था कि फर्स्ट पार्ट क्या है 30, तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना था जो केवल 30 से भाग हो जाए। तो 15 ही था जो 30 से भाग हो रहा था, बाकी कोई सा भी नहीं था। तो मतलब मुझे बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मेरा काम अभी मेरे बच्चों को नर्चर करना है, तैयार करना है, तो मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, है ना। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं टाइप 9 रिमाइंडर थ्योरम की नेक्स्ट टाइप। ये है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। एल्जेब्रिक को हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो सवाल पूछे जाते हैं। सीडीएस की तो सबसे ज्यादा सवाल सीडीएस में रिमाइंडर थ्योरम में एल्जेब्रिक से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। मेरे दोस्त ध्यान से देखना। मैं मान लीजिए ये कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं। देखिए, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। यहां बेसिक ही समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा है x² + 9x + 5, और मैं कह रहा हूं कि यार इस एक्सप्रेशन को आप x + 1 से डिवाइड करिए, x + 1 से डिवाइड करिए, इस एक्सप्रेशन को x + 1 से डिवाइड करिए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे भाई मुझे fx जो फंक्शन है इसको x + 1 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है। ये बताइए भाग हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो आपने 2 चीजें यहां से सीखनी। कैसे डिटेल में भाग नहीं देना। डिटेल में कैसे देते थे छोटी क्लासों में जब हम थे, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ा टाइम पास करते थे, तो उस समय भाग देते थे कि भाई x + 1 से भाग देने को, जैसे मैंने कहा कि x + 1 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ।
तो फिर एक्स स्क्वेयर है, यहां एक्स है तो एक्स से भाग गुना करते थे, एक्स स्क्वेयर, एक्स को 1 से किया एक्स, फिर माइनस कर देते थे, कट गया, 9 में से गया 8x जमा 5, फिर यहां x है तो इसे 8 से गुना करते थे, तो 8x और 8 को 1 से किया 8, तो माइनस करते थे, कट गया -3, तो इसका शेषफल आया मेरे बच्चे रिमाइंडर -3, रिमाइंडर -3 आया। ये तरीका होता था मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके के सवालों को करने का पेपर में, लेकिन ये सब पुरानी बात है। अब हम नए दौर के बच्चे हैं तो नए तरीके से सवाल सीखें। तो नए दौर में आपको यह देखना है कि किसी भी फंक्शन को किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, इसे इक्वल टू 0 ले लो, 0 लेके एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू आई -1। अब जो एक्स की वैल्यू आई वो यहां रख दीजिए, यानी इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। अब मेरे बच्चे जो भी शेषफल आएगा वही इसका रिजल्ट होगा। जैसे मैं कहूं कि -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्यार से पढ़ा रहा हूं, 9, एक्स की वैल्यू -1 रख दीजिए, +5, तो यह आया +1 -9 +5, 5 और 1 6 9 गया -3, तो इसका मतलब -3 ही मेरे प्यारे बच्चों इसका शेषफल होगा, -3 ही मेरे बच्चे इसका शेषफल होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मान लीजिए शेषफल 0 आ जाता, फिर जैसे मैं कहूं आपको कि 21 को 3 से भाग दो, बताओ शेषफल क्या है, तो आप कहेंगे 3 7 21, 0 शेषफल है। अगर कोई नंबर किसी को भाग दे रहा है और 0 शेषफल ला रहा है तो हम यही तो कहेंगे कि भाई 3 इज दी फैक्टर, 3 इज दी फैक्टर ऑफ 21, कि 3 जो है वो 21 का गुणनखंड है, यही तो बात बोलेंगे कि 3 जो है सर वो 21 का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब हम ये कहेंगे कि सर 3 जो है वो 21 का गुणनखंड है, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर किसी से भाग दे के शेषफल 0 आया तो इसका मतलब ये नंबर इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका गुणनखंड है, 21 का गुणनखंड है 3। तो अगर यहां भाग दे के शेषफल 0 आ जाता तो हम कह देते कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ fx, x+1 fx का ही एक टुकड़ा है, गुणनखंड है। सीधी बात, सीधा सवाल पे आते हैं। कहते हैं भैया ये बताओ कि क्या x-2 इसका फैक्टर है। मैंने सवाल ऐसे लिखा, पेपर ने ये सवाल दे रखा था कि fx को जब x-2 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कहोगे जी x-2 से भाग दे रहे हो, इसे 0 के इक्वल टेक दो, तो x की वैल्यू आ गई 2, रखो जी, 2 का वर्ग 4 जमा 2 -5, क्या है जी 1। तो इसका मतलब सर इसको इससे भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, मतलब ये पूर्णतः भाग नहीं होगा, शेषफल 1 लाएगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं। आइए आगे कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं, बताओ बाबू। ये सीडीएस के क्वेश्चन, बताओ मेरे भाई, डरो मत, बताना ही होगा। तो आप ये कहोगे कि सर ये देखना है कि x-1 इसका फैक्टर है, तो 0 रख लो, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू 1 इसमें रखो, तो 1 रखोगे तो ये 1 की पावर 29 1 आएगा, 1 की पावर 26 1 आया, 1 की पावर 23 1 आया, +1, तो ये आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब सर x-1 इसका एक फैक्टर है, पहली बात x-1 इसका एक फैक्टर है। दूसरी कहानी है x+1 की, तो x+1 को 0 के बराबर रख लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब भाई x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं यहां, तो मेरे बेटे बताओ -1 की पावर 29, -1 की पावर 26, -1 की पावर 23 +1, तो माइनस की पावर ओड करोगे तो आंसर -1 ही रहेगा, माइनस की इवन पावर करोगे प्लस, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए -1, यहां माइनस की ओड पावर करोगे तो माइनस ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस +1 आएगा और लास्ट में +1, तो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, ये भी 0। इसका मतलब मेरे बच्चों x+1 भी इसका फैक्टर है और x-1 भी फैक्टर है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, बोथ x+1 एंड x-1 इज योर फैक्टर ऑफ द अबव एक्सप्रेशन। आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, जवाब दीजिए
ये पेपर के क्वेश्चन है, इतने शॉर्टकट मेथड से आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा, इतना प्यारा मेथड एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। देखो जी, कह रहा है कि भाई हमें बताना नहीं है कि फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी फैक्टर है, ये पहले से कह रहा है। और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है सर एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स मेरे बाबू प्लस 4। अब मेरे दोस्त कह रहा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर के इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 2, रख के देखते हैं। भैया फैक्टर है तो इसका मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए वो आंसर में 0 आएगा, रिमाइंडर। भाई फैक्टर है तो शेषफल 0 आना चाहिए। यहां से मैंने x की वैल्यू 2 रख के देखी, 2 का वर्ग 4 जमा x की वैल्यू 2 के जमा 4, तो भैया 2 के 4 और 4 8 उधर जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों -4। अब k की वैल्यू -4 कहां है, ऑप्शन ए। ये मेरे भाई मेरा सही आंसर है। करिए मेरे बच्चे। मेरे दोस्त x की पावर 51 प्लस 16 को हम x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, तो इसे 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे -1। अब x की वैल्यू क्या आई -1, या -1 रखेंगे, -1 की पावर 51 जमा 16, -1 की पावर 51 मतलब -1, क्योंकि माइनस की ओड पावर माइनस प्लस 16, तो 16 में 1 गया मेरे बच्चों 15, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 15। हाँ जी, बहुत ही आसान है। कहता है भैया ये कोई फंक्शन है f(x), इसका नाम लिख लेता हूं मैं x² प्लस 4x प्लस के। कहता है जब मैं इसे x माइनस 2 से भाग देता हूं, तो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आई 2, यानी x की वैल्यू जब मैं यहां 2 रखूंगा तो कह रहा है इसका जो शेषफल आ रहा है वो 2x आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि भैया इसका रिमाइंडर 2x आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या रखनी मुझे, अब 2 सोल्व किया था, तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 जमा के, और भैया 2 दूनी 4, क्योंकि x की वैल्यू रखनी था, x की वैल्यू थी 4। अब k की वैल्यू आएगी 4 से, तो 4 निमटा, तो k की वैल्यू उधर गई -8। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों -8। ये है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। मेरे दोस्त एक एक चीज बहुत साफ सुंदर तरीके से टाइप वाइज मैंने बताई है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाई है, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा है जी x³ प्लस 5x² प्लस 10k को x प्लस 2 से भाग देना है। x³, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? देखिए भाई, fx दे रखा है x³ प्लस 5x² प्लस 10k, कहता है इसे भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर -2x आ रहा है। किससे भाग दे रहे हैं जी, x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आई। आपने कहा जी सेटिस्फाई है डाटा, -2 रखेंगे, -2 का क्यूब -8, -2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20 जमा 10 के बाबू, और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब देखो 20 में 60 गया 12, 12 उधर जाएगा माइनस का, तो 10 के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो के की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों आई -4/5। ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट ओके आंसर है आपका। आइए, कहता है 2x प्लस 1 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लो। हाँ जी, तो x की वैल्यू आएगी -1/2। अब ये वैल्यू हर एक जगह रखते चले जाओ, तो जो आंसर आया, अगर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो जो आया वो आपका शेषफल है, तो सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल लेवल वाइज, टाइप वाइज, एक एक चीज लेटेस्ट और अपडेटेड टाइप वाइज चीजें मेरे बच्चे मैं आपको करा रहा हूं।
दिमाग में डाल लो, इससे लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और टाइप वाइज लेवल वाइज कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान देना मेरे बेटा, सवाल में कह रहा है कि भाई ये कोई फंक्शन है, मुझे समझाना इसलिए डिटेल लिख के दिखा रहा हूं, बाकी आप समझदार है तो सीधे उड़ा दो यहीं से, पर मैं चलो लिख के दिखाता हूं ताकि कंटेंट साफ सुथरा दिखे। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5, कहता है x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर है और x माइनस 1 इसका क्या फैक्टर है। तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1। हाँ जी, अब यहां x की वैल्यू मेरे बच्चों -1 रखो, एक बार -1 रखो, तो कह रहा है इसके फैक्टर है, पूछ नहीं रहा, कह रहा है जिसके फैक्टर है, फैक्टर है तो मतलब शेषफल क्या आना है 0, तो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा -a, यहां -1 रखेंगे तो +1 प्लस b, यहां -1 रखेंगे -3 प्लस 5, तो यह आएगा -a प्लस b, 5 में से 3 गया 2, उधर जाएगा माइनस का। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम पे मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू +1 रखते हैं। अगर हम +1 रखेंगे यहां तो देखो 1 का क्यूब 1, तो ये a आएगा, ये b आएगा, ये 3 आएगा और ये 5 बराबर 0। सोल्व करोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे a प्लस b और 5 और 3 उधर जाएगा -8। हमसे पूछ रहा है a और b की वैल्यू बताइए। देखिए मेरे बाबू करना क्या है, a से कट गया, b और b 2b, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 2 10, तो यहां से सोल्व करोगे तो b की वैल्यू आई -5। अब b की वैल्यू कहीं पे भी रख दो, -5 उधर ले जाओगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू -3। हाँ जी, समझ पाए मेरे बच्चे, हाँ या ना। पढ़ने में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, आप ये बताइए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आ रहे हैं टाइप 10, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। बाइनोमियल को हिंदी में बहुपदी कहते होंगे, मारो गोली, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम समझ रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, जो चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं बिल्कुल टाइप वाइज और लेवल वाइज चीजें बता रहा हूं, लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं। आइए मेरे दोस्तों, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमें उतना ही काम करना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। विद्वानता हासिल नहीं करनी, ऐसा ना मेरा कोई उद्देश्य है। मेरे बच्चों 3 फार्मूले हैं, तीनों को ध्यान से याद रखना। क्या, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, प्लस b की पावर n। आइए, याद कैसे रखी जानी वो चीजें ध्यान देना मेरे बच्चों। अगर इफ n इज ओड नंबर, यदि n एक विषम संख्या है, यदि n एक विषम संख्या, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपकी नजर के सामने आ जाए जहां a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा हुआ है, यानी पावर दोनों जगह सेम है, और जो पावर है जिसमें n कह रहा हूं वो मेरे बच्चे एक विषम संख्या आ जाए, वो एक ओड नंबर आ जाए, तो क्या किया जाए। तो फिर मेरे बेटे तरीका ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a माइनस b से भाग होगा, a माइनस b से भाग होगा। आप कहें याद कैसे रखा जाए, क्योंकि मैं बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, उसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब में लिख दूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दूं, तो क्या आपको इसका फार्मूला याद है। आप कहेंगे हाँ याद है सर, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
हाँ सर याद है। अगर आपको याद है मेरे दोस्त, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहां पे a माइनस बी एक फैक्टर निकल के आ गया, यानी ये एक्सप्रेशन a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां एक फैक्टर निकल के आ गया, कट जाएगा। तो ये मैंने याद रखने का तरीका बताया कि ये फार्मूला रटना ना पड़े, बस ये देखो कि अगर ओड पावर है तो 3 ले लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी अलग से आ जाता है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ही a माइनस बी से भाग होगा। अगर मेरे बच्चे a की पावर n माइनस बी की पावर n में n जो है वो इवन नंबर हो, माने सम संख्या हो, तब तो सर ये एक्सप्रेशन a प्लस बी से भी भाग होगा और a माइनस बी से भी भाग होगा, दोनों से डिवाइड हो। कहीं याद कैसे रखें? तो देखो यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लूं, कोई आपत्ति तो नहीं ऐसा रखने में? आप कहें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ध्यान दोगे तो इवन ही पावर ले रहे हैं, तो इसका एक फार्मूला a माइनस बी बना और एक फार्मूला a प्लस बी बना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है, यानी जब भी इवन पावर होगी तो उसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा और a प्लस बी बनेगा, कम से कम ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? अब अगली बात, यहां आते हैं मेरे बच्चे। अगर यहां n ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, a की पावर n प्लस b की पावर n में n ओड नंबर हो, तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a प्लस बी से भाग। क्यों? फार्मूला देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बीच में प्लस का साइन है, पावर ओड रख दी, तो मेरे बच्चे इसका फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू में a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात बताई, आपने गलत नहीं बताया, और हम आपकी बात से सहमत है, विचार रखते हैं आपके साथ। तो मेरे बेटे आपने एक चीज नोटिस की कि यहां a प्लस बी जो है वो आपका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, a प्लस बी कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, इसलिए ये a प्लस बी से भाग होगा। और लास्ट जो है मेरे बच्चे कि a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, n अगर एक इवन नंबर है, तो ये मेरे बच्चे किस से भाग होगा? a प्लस बी से भाग होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। जब भी इवन पावर होगी तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे, प्लस का साइन हो। जैसे मैं आपको कहूं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बताइए जिसमें कोई फैक्टर निकल के आ जाए अलग से, तो आप कहेंगे कोई फैक्टर निकल के नहीं आता, फैक्टर निकल के नहीं आता, यानी पूरे में से कोई फैक्टर कॉमन नहीं निकल के आता। और अगर कोई फैक्टर कॉमन निकल के नहीं आ रहा ना, मतलब लड़ाई है, मतलब इसका कोई रिजल्ट आपके लिए अभी के लिए नहीं बनेगा, ये समझिए। तो आपको तीन ही फार्मूले याद रखने, इन्हीं पे सवाल आना है। तो एक बार 20 सेकंड के लिए तीनों को नजरों के सामने से निकालिए। आइए मेरे दोस्त, पहला सवाल ही आपके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? a की पावर n प्लस b की पावर n में। तो मेरे बच्चे जब प्लस का साइन हो तो बताया था कि n अगर ओड होगा तो ये a प्लस बी से भाग होगा, और अगर प्लस का साइन है और n इवन दे रखा है तो इसके ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। लास्ट में देखो और यहां देखो, प्लस में ओड है तो भाग होगा, इवन है तो भाग ही नहीं होगा। तो कह रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा ही a माइनस बी से भाग होगा। कब? तो आंसर होगा फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। n के किसी भी पूर्णांकीय मान पर यह संभव ही नहीं है, n के किसी भी पूर्णांकीय मान पर यह बात संभव ही नहीं है कि एक a माइनस बी से भाग, है ना? तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये हर हाल में a प्लस बी से ही होगा, वो भी तब जब n ओड होगा, माइनस से डिवाइड नहीं होगा। मेरे बच्चे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, 5 क्या है? ओड पावर है, तो ये a प्लस बी से भाग होगा, वही कहानी तो है। तो a प्लस बी मतलब 19 जमा 21 से भाग होगा, 19 और 21 40 से।
तो मेरे भाई ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 40 से भी भाग होगा, उसके फैक्टर से भी। इन सब से भाग होगा। तो कह रहा है क्या केवल 10 से भाग होगा? नहीं, केवल शब्द गलत है। क्या केवल 20 से भाग होगा? गलत है। बोथ 10 और 20 दोनों से भाग होगा? ये मान लेंगे। नाइदर 10 नॉर 20, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर होगा मेरे भाई। देखिए मेरे भाई इस सवाल में अब यहां समस्या ये कि 5 की पावर 2n है और यहां 2 की पावर मेरे बच्चे 3n है। यानी गेम पावर का अलग अलग है। यहां पावर अलग है, यहां पावर अलग है। जबकि मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें सब में पावर क्या थी मेरे बच्चों? सेम थी। तो करें क्या कि यहां 5 की पावर 2 है, इसको ऐसे कर दो। यहां 2 की पावर 3 को ऐसे कर दो। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2 यानी 25 की पावर n माइनस 2 की पावर 3, 8 की पावर है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n, दो केस बनते हैं। जब n ओड हो और दूसरा केस बनता है जब n इवन हो। अगर मेरे बच्चे n ओड है तो हमेशा ही ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। 25 माइनस 8 17 से भाग होगा। और n इवन है तो ये a माइनस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, यानी 25 प्लस 8 से भी डिवाइड होगा। तो ये 17 से भी भाग होगा और 33 से भी भाग होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, हमें ये नहीं पता कि n ओड है या इवन है, लेकिन ये पता है कि ओड हो या इवन दोनों ही कंडीशन में 17 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो इसलिए हमारा आंसर 17 आना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 17 आना चाहिए, क्योंकि n किसी भी कंडीशन में 17 से तो भाग होगा ही होगा। मेरे बच्चे सेम वही कहानी यहां है कि यहां पे भी पावर n लाओ, यहां पे भी पावर n लाओ, क्योंकि पावर n ही रखनी है। तो 2 की पावर 12 कर लेते हैं, पूरे की पावर n। 6 की पावर 4 कर लेते हैं, पूरे की पावर n। अब सोल्व करोगे तो 2 की पावर होती 12 होती मेरे बच्चों 4096, और 6 की पावर 4 होती मेरे बच्चे कितनी? तो 6 की पावर 3 होती है 216, और 6 से गुना करेंगे तो 1296 की पावर n। एक तरीका तो है ये, एक तरीका तो है ये मेरे बच्चे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह था कि हम ऊपर 2n बना देते दोनों जगह। तो हम ये कह देते कि इवन पावर होगी, अब जो मर्जी कर लो, क्योंकि 2n का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इवन होगी। बट आप घबराइए नहीं, दोनों से समझाता हूं। तो मेरे बच्चे मुझे नहीं पता n ओड है या इवन, लेकिन जैसा पिछले सवाल में समझाया कि ओड होगा तब भी a माइनस बी से भाग होगा और इवन होगा तब भी a माइनस बी से। तो a माइनस बी से तो ये भाग होगा ही होगा, यानी 4096 माइनस 1296 से तो भाग होगा ही होगा। तो 0 9 में हो गया 0, 10 में 2 गया 8, 3 में गया 2, यानी ये 2800 से भाग होगा ही होगा। और 2800 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसके आखिर में 2 जीरो होंगे। 2800 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब उसके आखिर में 2 जीरो होंगे। अगर आखिर में 2 जीरो नहीं है तो ये 2 जीरो कटेंगे ही नहीं। तो यही पूछा है n के धनात्मक पूर्णांक मान कि भाई लास्ट डिजिट 4 होगा, गलत है। लास्ट डिजिट 8 होगा, गलत है। लास्ट डिजिट 2 होगा, गलत है। लास्ट 2 डिजिट आर 0, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आखिरी 2 अंक जो होंगे 0 होंगे, क्योंकि 28 जो भी आंसर होगा वो 2800 से भाग होगा। 2800 से भाग होना मतलब आखिरी में 2 जीरो होंगी, तभी ऐसा संभव है। दूसरा तरीका इसी को करने का यह है कि आप इसे 12 को लिख लीजिए 2 की पावर 6 की पावर 2n, अगर आपको 2 की पावर 12 याद नहीं है, और इसे लिख लीजिए 6 की पावर 2 की पावर 2n। तो इसे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 आप जानते हैं कितना होता है? 256 नहीं, 128 64 की पावर 2n, और ये हो जाएगा 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 2 36 की पावर 2n। हाँ जी
मेरे बच्चे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मैंने क्या किया कि वहां पावर इवन बना दी, ये काम मैंने कर दिया। अगर मैं ऐसा करूंगा मेरे बच्चे, तो अब एक बात बताओ, अगर ये इवन नंबर है, ये तो इवन पावर हो गई, तो ये a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा, इवन बन गई। तो a प्लस बी से मतलब 64 जमा 36 से भी भाग होगा, और 64 36 का जोड़ कितना हुआ 100, तो यानी ये संख्या 100 से भाग होगी। मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 100 से डिवाइड होना चाहिए, और 100 से डिवाइड होना चाहिए मतलब आखिरी के 2 अंक 0 होंगे, तभी वो 100 से डिवाइड होंगे। इसलिए मेरे बच्चे ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे इसे 4 पावर में भी तोड़ के कर लेंगे, तो अपनी अपनी समझ। आइए बाबू, इसको मेरे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। क्लियर है भाई? तो बेटे a की पावर n माइनस बी की पावर n, n क्या है? ओड नंबर, अगर ओड नंबर है तो a माइनस बी से भाग होगा, 49 में से क्या 48 से भाग होगा, यानी ये संख्या 48 से भाग होगी। लेकिन 48 के फैक्टर से भी होगी, 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 16 से भी होगी, 24 से भी होगी, 48 से भी होगी, 4 से भी होगी, और 4 का 6 6 6 7 42 6 8 48 भी होगी, है ना? और तो कुछ है नहीं, तो इन सब से भाग होगी। अब 29 है फैक्टर नहीं, 51 है फैक्टर नहीं, 50 है फैक्टर नहीं, तो 8 है, तो 8 मेरा आंसर आ गया। यानी जो मेरे पास मौजूद आंसर है उसमें से मैंने आंसर निकाल दिया। अब एक बात और भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा लेटर ऑन, पहले इतना ही क्यों करो मेरे बच्चे। हर चीज टाइप वाइज लेवल वाइज आपके साथ डिफाइन हो रही है। आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा मिस ही नहीं होंगी चीजें आपसे पेपर में, भूलोगे भी नहीं, दावा है मेरे बच्चे। मैंने कहा कि जब तक सेट नहीं होगा मामला, जब तक पावर सेट ना हो, पावर सेट ना हो मतलब बराबर ना हो, तो एक काम कर सकते हैं कि 3 की पावर 41 है, 7 की पावर 82 है, तो इसे लिख लेते हैं 7 की पावर 2 की पावर 41, तो 3 की पावर 41, 49 की पावर 41। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 की पावर 41 जमा 49 की पावर 41, तो a की पावर n प्लस b की पावर n क्या है मेरे बच्चे? n क्या है? ओड नंबर, तो a प्लस b से डिवाइड हो, 3 जमा 49, यानी 52 से भाग होगा। और अगर कोई संख्या 52 से भाग हो रही है तो मेरे बच्चे 52 के फैक्टर से भी होगी, 1 से भी होगी, 2 26 52 से भी होगी, 3 से नहीं होने की, है ना? 4 से, 13 चौको 52, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, बस और किसी से होगी नहीं। अब तो मेरे बच्चे, अब उसने मुझसे पूछा क्या है? अब उसने मुझसे 2 चीज पूछ लिया। ये पूछ लिया कि नहीं होगी, ये बताना है, नहीं होगी, नॉट डिवाइड, कि भाई डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि सर जी दिमाग दौड़ाना है, तो ये देखो कि 26 फैक्टर है, यानी 26 से हो जाएगी, 52 भी फैक्टर है, 52 से भी हो जाएगी, 4 भी फैक्टर है, 4 से हो जाएगी, लेकिन 17 फैक्टर नहीं है। 17 52 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगी, बाकी दुनिया जहां से डिवाइड हो जाएगी। हाँ जी, आइए आगे बताइए मेरे भाई। मैंने कहा कि ऐसे हर एक सवाल के लिए नियम है कि पावर सेम बनाओ, जब तक पावर सेम नहीं होगी सेटिंग नहीं बनेगी। तो हम एक काम करें कि 23 की पावर 10 है, अपने आप ही देगा कुछ ना कुछ। 1024 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10। अब पावर सेम आ गई, और पावर क्या है? इवन। और मैंने बताया था a की पावर n माइनस b की पावर n में n अगर इवन नंबर है तो ये a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा। 21 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 1 से, 3 से, 7 से, 21 से, और 25 से भाग होगा, 1 से, 5 से, 25 से। अब आइए मेरे दोस्त, 3 से भाग हो जाएगा, 5 ये रहा फैक्टर, 3 ये रहा फैक्टर, 7 ये रहा फैक्टर, 4 नहीं है फैक्टर, यानी 4 ना तो इनमें है ना इनमें है। और उसने हमसे यही पूछा कि किससे डिवाइड नहीं होगी, नॉट डिवाइड। तो मेरे बच्चे 4 से डिवाइड नहीं होगी, बाकी सबसे डिवाइड हो जाएगी।
क्या आप मेरी बात समझ पाए? बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। देखिए चीजें बिल्कुल सटीक बताई जा रही हैं, आपको उतनी बताई जा रही है जिससे आपके एग्जाम में टॉप नंबर आए और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। आइए भाई, देखिए थोड़ा सा खेल खेलना होगा आपको इस सवाल में। कैसे? कह रहा भाई 29, 23, 17। मेरे बेटा एक बात बताना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए जिसको समझ नहीं आता। पावर सबकी ही बराबर है और सब में ही ओड है, तो मेरे बच्चे जब ऐसे 3-4 नंबर आ जाए ना, तो पेयर बनाओ जिनका जोड़ या तो 23 आए या 23 का मल्टीपल आए, जिनका जोड़ 17 आए या 17 का मल्टीपल आए, जिनका जोड़ 29 आए 29 का मल्टीपल। अगर मैं 23 और 17 का जोड़ कर लूंगा तो कितना आएगा? 40। 40 29 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं, हटाओ। मैं 23 और 29 का जोड़ कर लूंगा, 52। 52 17 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं। तो मेरे बच्चे 29 और 17 का जोड़ 46, 46 23 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी आप इसे ऐसे ब्रेक करके लिखिए, 29 रेज टू पावर 47 प्लस 17 रेज टू पावर 47, और लास्ट में लिख लीजिए मेरे बच्चे 23 रेज टू पावर 47। इसे लास्ट में शामिल करें। आइए मेरे भाई, इन दोनों को देखिए पहले। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन ओड नंबर है, तो ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, हमेशा ही 29 प्लस 17 से भाग होगा, यानी 46 से भाग होगा। ए माइनस बी से हो नहीं सकता क्योंकि प्लस है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन ओड है, तो ए प्लस बी से होगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 46 से डिवाइड होगा। अगर ये एक्सप्रेशन 46 से डिवाइड होगा तो 46 के फैक्टर से भी होगा, 1 से, 2 से, 23 से, 40 से। तो मेरे भाई ये वाला एक्सप्रेशन किस किस से भाग हो रहा है? 1 से, 2 से, 23 से, 40 से। अब मुझे बताओ, ये एक से एक का तो छोड़ ही दो, एक तो ऑप्शन में भी नहीं है, 2 भी नहीं ऑप्शन में। ये 23 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। ये 23 से भाग हो जाएगा, हाँ जी, ये तो है ही 23 की पावर। तो इसका मतलब पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 23 से भाग हो जाएगा, पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 23 से भाग हो जाएगा। इसे मैं सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी समझा सकता हूं, लेकिन अभी इसी तरह से इसको पेयर बनाने की कोशिश करो कि भाई इन दोनों का जोड़ आप जोड़ करो, क्योंकि पावर एन ओड है तो ऐड होगा। कि देखो क्या वो 17 का और इसके जोड़ में कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों के जोड़ में और इसमें कुछ कॉमन आ सकता है। ऐसे सर्च आउट करना होगा सवाल को, है ना। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 15 की पावर 23 जमा 23 की पावर 23 को 19 से भाग दें। तो मेरे बच्चे ये बताओ, 23 ओड नंबर है, 23 ओड नंबर है। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन ओड नंबर है तो ये किससे भाग होगा? ए प्लस बी से। 15 जमा 23 से। 15 जमा 23 कितना है? 48 से। इसका मतलब मेरे भाई ये वाला एक्सप्रेशन 48 से डिवाइड होगा, है 15 जमा 23 38 से डिवाइड होगा, माफ करिए। यानी ये एक्सप्रेशन 38 से भाग होगा। अगर 38 से भाग होगा तो 38 के फैक्टर से भी 1, 2, 19, 38, यानी सबसे भाग होगा। तो कह रहा क्या 19 से भाग हो जाएगा? हाँ 19 से एग्जैक्ट होगा, और 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये मेरा आंसर हुआ मेरे भाई। देखो मेरे बच्चे, अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 11 पे, सक्सेसिव रिमाइंडर। हिंदी में इसे कहते हैं उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर शेषफल। इन्हें उत्तरोत्तर विभाजन भी कहते हैं। दोनों ही बातों पे चर्चा करेंगे। अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए। सबसे पहले एक बेसिक चीज बताइए मुझे, वो ये, यहां जो चीज लिखी रहती है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं भाज्य। यानी यही वो कोई नंबर होता है जिसे हम किसी दूसरे चीज से डिवाइड करते हैं। यहां होता है डिवाइजर, हिंदी में बोलते हैं भाजक। यहां जो आता है वो कोशेंट,
हिंदी में बोलते हैं मेरे भाइयों इसे भागफल, और यहां आता है मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल रिमाइंडर। इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर, शेषफल। अब मेरे दोस्त, होती क्या है कहानी? कहानी ये होती है कि जो डिविडेंड होता है, यानी जिसे हम भाज्य कहते हैं, वो हमेशा ही बराबर होता है डिवाइजर यानी भाजक गुना भागफल कोशेंट, भागफल जमा रिमाइंडर यानी शेषफल। अब मेरे बच्चों, डिविडेंड को हम हमेशा n से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को d से डिनोट कर देंगे, कोशेंट को q से डिनोट कर देंगे और रिमाइंडर को r। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये इसी टाइप में नहीं, इससे अगली टाइप में भी काम आएगा कि कोई भी नंबर जो होता है अगर d से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। अब उत्तरोत्तर विभाजन क्या कहता है? जैसे एक सवाल के थ्रू आता है, कह रहा है भाई 31 को उत्तरोत्तर भाग देना है 5, 2 और 2 से। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई 31 है ना, तो 31 को पहले आप 5 से भाग दो, तो 5 6 30, रिमाइंडर आया 1। ठीक है जी, 5 6 30, रिमाइंडर आया 1। फिर जो ये आंसर आया, जो उत्तर आया, यानी जो सक्सेसर आया इसका, इसको फिर से भाग दो अगली टर्म से। अगली टर्म क्या बोली उसने? 5 2 2, 2 से भाग दो, 2 3 6, रिमाइंडर आया 0। फिर जो आंसर आया इसको फिर से भाग दो 2 से, 2 एकम 2, तो आंसर आया 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों शेषफल जो है वो 1 0 और 1 आया, 1 0 और 1 आया। शेषफल जो है 1 0 और 1 आया मेरे प्यारे बच्चों। इसे कहते हैं हम शेषफल का क्रमांक, और ये होता है उत्तरोत्तर विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन यानी इसको भाग दिया, फिर जो आंसर आया उसे फिर दूसरे नंबर से जो उसने कहा उससे भाग दिया, फिर जो आया उसको जिस नंबर से उसने कहा भाग दिया। और ये तब तक चलता है जब तक आखिरी भागफल, अंतिम भागफल यानी आखिरी कोशेंट, लास्ट कोशेंट, अंतिम जो भागफल है वो 1 ना आ जाए। 1 से आगे नहीं जा सकता। अब बात आती है कि सर इसे पेपर में कैसे किया जाए। तो मेरे बच्चे, पेपर को करने का तरीका यह है, ऐसे नंबर लिखेंगे, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो यहां लिखेंगे, यहां 5 से डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 2 से डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 2 से डिवाइड करना है। यहां हमेशा ही शेषफल लिखना है। अब सोल्व करिए, 5 6 जा 30, रिमाइंडर यहां 1, फिर 2 3 जा 6, एग्जैक्ट हो गया 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। तो 1 0 1 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया। मजे की बात पता है कब आएगी? मजे की बात तब आएगी समझ में आपको, जब इस सवाल में ऐसे देगा, आपको कहेगा कि भाई कोई नंबर है, सबसे छोटा नंबर बताइए क्या होगा जिसे उत्तरोत्तर भाग दिया गया, सक्सेसिवली डिवाइड किया गया, किससे? 5 2 और 2 से, और कहेगा जी रिमाइंडर का जो सीक्वेंस है वो 1 0 1 है, अंतिम जो भागफल है वो 1 है। तो बताइए मेरे बच्चे ये नंबर क्या होगा? तो सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3। आपका ये क्यों किया? इसलिए क्योंकि जो लास्ट डिवाइजर है ना मेरे ना, सॉरी, लास्ट जो भागफल है, अंतिम भागफल, अंतिम भागफल, लास्ट कोशेंट जो है, लास्ट जो कोशेंट है, मैं बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख रहा हूं कि 1 से 2 ही सवाल में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके बाद तो प्रैक्टिस होती है। सक्सेसिव डिवीजन एंड तभी होता है जब लास्ट का कोशेंट 1 आ जाए, है ना, या फिर जो कुछ कंडीशन दे उस हिसाब से। तो आखिरी भागफल हमेशा 1 मानना है, तो 2 एकम 2 और ये रिमाइंडर है, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6 प्लस 0 6,
5 6 जा 30 प्लस 1 31, तो सबसे छोटा नंबर 31 हो। आई भाई बात, आगे आइए। कह रहा है जी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे सक्सेसिवली 5 3 और 7 से भाग दिया गया, 5 3 और 7 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर 2 1 और 2 आया। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे हमें क्या लेना होगा 1, तो 7 1 जा 7 और 2 9, 3 9 27 और 1 28, 5 28 140 और 2 142। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 142, मेरा आंसर आया 142। हाँ जी, अब इस पे करिए। अब देखिए जी, इसमें कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उत्तरोत्तर 4 5 और 6 से भाग दे। 4 5 और 6 से भाग दे, तो शेषफल 2 1 और 2 है, तो अंतिम भागफल 1 मान लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 1, तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, तो 6 कम 6 और 2 8, 5 8 40 और 1 41। आपने कहा ओके, 41 को 4 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो यह आएगा 4 चौक 16, 146 और 2 ना 144 और 2 140, 3 नंबर आया मेरे बच्चे 140। हाँ है ना, क्या है मेरे बच्चे 146। अब इसी सवाल में क्या कहेगा कि यार ये जो 146 आया ना, इसी को एक काम करो, सक्सेसिवली डिवाइड करो, लेकिन इस बार सीक्वेंस बदल दो। कह रहा है कि जो सीक्वेंस है डिवाइजर का उसको चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। इस बार डिवाइजर का सीक्वेंस था 4 5 6, यानी भाग देने का क्रम था 4 5 6, इस बार उल्टा कर दो तो 6 5 और 4। तो देखो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, बिल्कुल जी, बचा कितना 2, 6 चौक 24, रिमाइंडर आया 2, 5 चौक 20, रिमाइंडर आया 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर आया 0। तो भागफल का क्रम आया 2 4 0, तो आंसर होगा 2 4 0। और नंबर पूछे सबसे छोटा क्या है, तो 146। मोटा मोटा सक्सेसिव डिवीजन यही है, और इसी से में सवाल बनते हैं। ये सारे सवाल आपने करने। इस सवाल को देखिए, कह रहे यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2 3 5 से भाग दिया गया, सक्सेसिवली 2 3 5 से भाग दिया है, 2 3 5 से भाग दिया, और कहता है रिमाइंडर का सीक्वेंस 1 2 3 आया, तो लास्ट डिवाइजर क्या मान लिया 1 ना, लास्ट क्वेश्चन 1 मान लिया, अंतिम भागफल। तो 5 एकम 5 और 3 8, 3 8 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। अब कह रहा है कि यार अगर इस 53 को 7 से भाग दिया जाए तो 49 जाएगा, तो रिमाइंडर कितना है मेरे बच्चे 4, तो मेरा आंसर आएगा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा रिमाइंडर आ जाएगा कितना 4। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? हाँ जी। अब ये सारे आपने होमवर्क में करने सवाल, रिवर्स कर रखा होगा, सीधा नंबर पूछा होगा, और कुछ नहीं होगा इनमें, सिंपल रिवर्स चेंज करा देगा। यहां पे भी सेम है, बस कह रहा है जैसे उस वाले सवाल में 7 से भाग दो, यहां कह रहा है 585 से भाग दो। तो ये सारे सवाल सेम प्रोसेस के और आपने कर लेने हैं, ये सब आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 12, जो कि रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट है। यहां पे क्या है कि डिवाइजर रिलेटेड मेरे बच्चे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि भाई डिवाइजर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से, जो कि हेड कांस्टेबल टाइप में आते हैं, कांस्टेबल जैसे एग्जाम में आते हैं, नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आइए समझते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे हैं एक संख्या को 114 से विभाजित करने पर शेषफल 21 बचता है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या आता? मेरे बच्चों मैंने आपको बताया कि कोई नंबर है तो बराबर होता है किसके, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। कोई भी संख्या होगी तो वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होती है। संख्या जो होगी, एक ही बार लिखवाऊंगा हिंदी में क्योंकि पीछे 2 3 बार लिखवा दिया, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल।
अब कह रहा है कि हमने किसी नंबर को n कोई नंबर होगा मेरे बच्चे और इसे 114 से डिवाइड किया, तो कहता है जी रिमाइंडर बचा 21। 114 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 21। कोशेंट आया होगा कुछ भी, मान लेते हैं कोशेंट x है, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर n होगा, तो n की जो वैल्यू है वो होगी 114 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 21। अब कहता है अगर इसी नंबर को 19 से भाग दे, अगर इसी नंबर को मेरे बच्चे 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इसी नंबर को 19 से भाग दें मेरे बच्चों, अगर इसी संख्या को 19 से कहता है भाग दे दें इस नंबर को, तो 19 से भाग देंगे। अब मेरे बच्चे जब आप इसे 19 से भाग देंगे तो आप ये बताइए 19 इंटू वाई लिखा है और मैं कहूं यार इसे 19 से भाग दो रिमाइंडर बताओ, तो आप कहोगे सर जब 19 से 19 कट ही जाएगा, या यहां 19 की जगह 38 भी लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 इससे कट जाएगा, तो ये तो तय रहा कि यहां रिमाइंडर 0 आएगा, चाहे वाई की जो मर्जी वैल्यू लगा लीजिए। तो ऐसे ही मेरे दोस्त 19 से जब आप इसे भाग दोगे 114 गुना एक्स को, तो 19 से 114 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 19 5 95 19 6 114, जब ये एग्जैक्ट हो गया 19 से, तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को भाग दोगे तो शेषफल आएगा 0। बिल्कुल ठीक है। अब सर बचा 21, तो 21 को 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19 कितना ज्यादा है 2। अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। तो इस सवाल का रिमाइंडर ही 2 होगा। ऐसे सवालों में हमेशा ये होगा कि जो यहां नंबर होगा ना, ये ऐसा नंबर होगा जो इससे हमेशा ही कटेगा, तभी यहां रिमाइंडर 0 बचेगा और केवल सवाल का उत्तर इस नंबर पे डिपेंड करेगा, इस नंबर पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, और लेते हैं ऐसे सवाल, एक नहीं कई सारे लेते हैं। आइए, कहता है एक संख्या को 102 से भाग दिया गया, कोई नंबर था n, कहता है इसे 102 से भाग दिया गया, भागफल आया कोशेंट q और रिमाइंडर कहता है जी 91 बचता। बहुत सुंदर। अब कह रहा है अगर इसी नंबर को 17 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमारा सवाल ये होना चाहिए कि सर 17 से इसे भाग दोगे ना तो ये हर हाल में डिवाइड होगा, 17 छिके 102 एग्जैक्ट होगा, रिमाइंडर आया 0। पूरा रिमाइंडर थ्योरम शुरुआत से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 17 से आपने क्या करना था, इसको भी भाग देना था, मेरे बच्चे 17 से आपने इसको भाग देना था 0, 17 से इसे भाग देना था, तो 17 पंजे 85, रिमाइंडर बचा 6, तो 0 में 6 जोड़ा, आंसर आया 6। यानी कुल मिला के मोटी बात यह है मेरे बच्चे, कुल मिला के मोटी बात यह है कि ऐसे हर एक सवाल में ये एक्सप्रेशन तो ऐसा होगा ही होगा जो इससे भाग दे के 0 रिमाइंडर ले आए। तो असली गेम होगा इस पे, असली गेम होगा इस पे। यानी सवाल ऐसा होगा कि नंबर जो होगा वो होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और आपसे जो भाग दिला रहा होगा ना वो डिवाइजर के किसी फैक्टर से भाग दिला रहा होगा, तो इसी डिवाइजर के फैक्टर से भाग देंगे तो ये तो कट ही जाएगा, बचेगा ये। तो ऐसे अगले हर एक सवाल में आपका सवाल बस यही होगा कि भैया इस रिमाइंडर को डिवाइजर के फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, इसी सवाल में मैं कहूं अगली बार वो ये कह दे कि भाई पहली लाइन उसने ये कही कि किसी नंबर को 102 से भाग दें तो रिमाइंडर 91 बचता। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 रिमाइंडर इज 91। हमने नंबर बना दिया। अब मैं कहूं यार इस नंबर के स्क्वायर को, तो इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, तो 102 इंटू कोशेंट प्लस 19 ना 91। अगर इस नंबर के स्क्वायर को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 17 से इसे भाग देंगे 0 आएगा, और 17 पंजे 85 5 आया, तो 0 में 5 जोड़ा 5, 5 का और 25, तो शेषफल आया 25, और 25 17 से बड़ा है तो दोबारा भाग देंगे, 17 एकम 17, तो रिमाइंडर आया 8। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8। हाँ जी, अगर यहां स्क्वायर होता तो कुल मिला के मतलब यह है कि आपको रिमाइंडर का ही वर्क करना है।
अगर मैं यहां क्यूब लिख देता तो आपको रिमाइंडर का ही क्यूब करना था और कुछ नहीं, और इसे ही भाग देना था, क्योंकि सवाल का उत्तर हमेशा इसी पे डिपेंड होगा। जैसे कह रहा है यदि किसी संख्या को 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचता है। तो नंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 23 गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर आ गया 2। अब कह रहा है अगर इसी संख्या को डबल कर दें तो डबल कर देंगे, तो 2 इंटू 23 इंटू क्यू भी आएगा भाई, 2 को इससे भी करेंगे और इधर भी करेंगे, और ये 2 दूनी 4। कह रहा है इसे उसी डिवाइजर यानी 23 से ही भाग दें, तो 23 से भाग देंगे तो यहां तो 0 बचेगा, और 4 को 23 से भाग देंगे तो क्या है रिमाइंडर 4, 4 में 0 जोड़ेंगे रिमाइंडर क्या है 4। मोटी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मोटी बात ये कहना चाह रहा हूं मेरे बाबू कि ऐसे हर एक सवाल में आपने एक ही काम करना है कि अगर वो ये कह रहा है ना कि भाई नंबर को डबल कर दिया, तो जो रिमाइंडर था ना उस रिमाइंडर को डबल कर दो और फिर 23 से ही भाग दे दो। अगर वो कह रहा है नंबर का क्यूब कर दिया तो रिमाइंडर का क्यूब करके 23 से भाग दे दो। अगर वो कह रहा है नंबर का की पावर 5 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 5 करके उसी 23 से भाग दे दो। लेता हूं सवाल हो गया तो कहता है यदि 18 को 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, कह रहा है यदि 18 कोई नंबर है, कह रहा है इसे 5 से भाग दिया तो कोशेंट कुछ आया होगा और रिमाइंडर कह रहा है 3 है। कह रहा है इफ 18 इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स रिमाइंडर 3, 18 को 5 से भाग देंगे रिमाइंडर 3 आएगा। अब कह रहा है अगर इस नंबर के 3 गुने को 5 से ही भाग दें, तो बेटा नंबर का 3 गुना कर रहे हैं ना, तो आप बेसिकली एक ही काम करो कि रिमाइंडर का 3 गुना कर दो और इसे फिर 5 से भाग दो, तो 3 3 9, 9 को 5 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या आएगा 4। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि इस बात को पुख्ता कर पाए कि सारा खेल उस रिमाइंडर पे ही डिपेंड करेगा। सवाल में कह रहा है कि कोई नंबर n है, जब इसे आप 5 से भाग देते हैं तो क्वोशिएंट q आया और रिमाइंडर आ रहा है 2। अब कह रहा है 7n को, यानी इसी संख्या के 7 गुने को 5 से भाग दे, तो मतलब 7 गुना करना है तो आपको रिमाइंडर को 7 गुना करना है। कह रहा है जी इसे 5 से भाग दें, तो 7 दूनी 14, 14 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर कितना है 4। जो रिएक्शन होगा रिमाइंडर से होगा। कह रहा है इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव इंटीजर n, कहता कोई नंबर है n, अगर 7 से हम भाग देते हैं तो कोई क्वोशिएंट आया होगा, तो कहता है जी रिमाइंडर आया 2। अब कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे देगा, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 दे देगा। n की वैल्यू है क्या बेसिकली, तो आप कहेंगे सर 7 क्वोशिएंट प्लस 2। अब मेरे बच्चे अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं तो n प्लस 2 है, तो ये वैल्यू n की, इसमें 2 जोड़ दोगे तो 7 क्यू जमा 4, आंसर आया नहीं। ये n माइनस 5 है तो ये वैल्यू n की, ये क्या ये 7 से भाग होगा, नहीं, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये वाला ऑप्शन ले लूं, बी ऑप्शन n प्लस 5, तो ये वाली वैल्यू है n और ये वाली वैल्यू है 5, तो 7 इंटू क्यू और ये 5 और 2 7। अब आप बताओ ये 7 से भाग होगा, ये तो हो ही जाएगा, बस ये जरूर होना है भाग 7 से, तो आंसर आ जाएगा, और 7 7 से भाग हो जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि 2 पकड़ो, रिमाइंडर पकड़ो, यानी रिमाइंडर में कौन सी चीज जोड़े के 7 से भाग हो जाए। 2 में 2 जोड़े 4, 2 में से 5 घटाया -3, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 5 जोड़ा 7, तो ये 5 जोड़ते ही मेरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा।
तो मुझे उस पे खोजबीन रखनी है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि 3 नंबर है एक्स वाई और जेड। कह रहा है इन सब को 31 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 31 इंटू कोई कोशेंट हो गया प्लस रिमाइंडर बता रहा है जी 17 है। सेकंड केस में 31 इंटू कोई कोशेंट 2 होगा और रिमाइंडर 24 है। 31 से भाग दे रहे तो कहता है जी रिमाइंडर आ रहा है 27। ये सारी स्टेटमेंट दे रहा है कि एक्स वाई जेड ऐसे नंबर है कि 31 से भाग दें तो 17, 24 और 27 रिमाइंडर बचता है। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि अगर इन संख्याओं का 4 गुना, 2 गुना और 3 गुना बनाए, इसका 4 गुना, तो मेरे बच्चे मैंने आपको यही कहा है कि ऐसे केसेस में हमेशा रिमाइंडर को पकड़िए। अगर x का 4 गुना लेना है तो 17 गुना 4 कितना हो गया जी 68। फिर है -2y, y का 2 गुना तो 24 दूनी 48 और z का 3 गुना 27 थी 81। तो देखो भाई 4 और 1 5, 8 6 14 -48, तो ये वैल्यू आई 97। हाँ जी। अब कह रहा है कि 4x - 2y जमा 3z को 31 से भाग दें। कहता है इसे 31 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसे 4 से गुना करना था, इसे -2 से गुना करना था और इसे 5 से गुना 3 से गुना करना था। तो मेरे बेटे पूरी संख्याओं को गुना मत करो, रिमाइंडर को गुना करो बस। और फिर जैसे कह रहा है उन्हें सोल्व करो। तो जो वैल्यू आई उसे 31 से भाग दोगे तो 31 3 93 रिमाइंडर कितना है 4। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 4। यही आ रहा है ना भाई। तो रिमाइंडर आएगा 4। बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई। ये 17 4 जा 68 है, मैंने 64 कर रखा है और 68 करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा तो 97 और 4 ये आ जाएगा 49, 149 - 48 ये आएगा 101 और 101 को 31 से भाग देंगे 21 23 93, 93 के बाद मेरे बच्चे कितना बच गया तो 8, तो रिमाइंडर आएगा 8। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है, मेरी कैलकुलेशन गलत थी। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। जैसा यहां पे मैंने कहानी आपको समझाई है कि जो रिमाइंडर है ना, अगर नंबर को 4 गुना करना है तो रिमाइंडर को 4 गुना करना, नंबर का वर्क करना है रिमाइंडर का वर्क करो, नंबर का क्यूब करना है रिमाइंडर का क्यूब करो, नंबर को डबल करना है रिमाइंडर डबल, नंबर का 3 गुना तो रिमाइंडर का ट्रिपल, फिर उनको प्लस करना है प्लस, माइनस करना है माइनस, और जो रिमाइंडर के साथ रिएक्शन होगा वही मेरा आंसर होगा। यहां सवाल में कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग दिया गया तो शेषफल आया 11, रिमाइंडर आया 11। अब कहता है इसी नंबर का वर्क कर दें, तो भैया रिमाइंडर का वर्क करो। और कहता है वर्क करके 2 गुने को के वर्ग के 2 गुने, कहता है वर्क कर दिया और फिर डबल कर दिया और इसे फिर से 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। कहता है 13 से कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आया 11। अब इसी नंबर के स्क्वायर के डबल को 13 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तरीका क्या होगा, 13 एकम 13 कितना बचा जी -2, -2 का वर्ग 4 प्लस और 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर आएगा 8 सीधा। यहां कहता किसी संख्या को 15 से डिवाइड किया, लीव्स रिमाइंडर 14। 15 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 14 आता है। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, कहता है इसी नंबर का स्क्वायर कर दें और इसे 15 से ही भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 15 से भाग देंगे -1, -1 का स्क्वायर करोगे फिर से +1 रिमाइंडर। सेम तरीका, कुछ नया नहीं है। अब कह रहा है कि जब हम 133 से डिवाइड करते हैं, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 133 रिमाइंडर इज 36। बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द क्यूब ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 19। कहता है जब इस नंबर का क्यूब कर दिया जाए और इसे 19 से भाग दिया जाए, तो सारा खेल रिमाइंडर पे ही चलना है। तो रिमाइंडर का क्यूब करो, 19 से डिवाइड करो, तो 19 दूनी 38 कितना बचा -2, -2 की पावर 3 करोगे -8,
और 19 में से 8 गया मेरे बच्चे 11, तो आंसर आया 11। हाँ जी, कह रहा जब एक संख्या n को 132 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 आता है, रिमाइंडर आया 10। अब कह रहा है कि जो नंबर था उसका वर्ग कर दो फिर 11 जोड़ दो, तो मतलब रिमाइंडर का वर्ग कर दो और फिर उसमें 11 जोड़ दो, और कह रहा है इसे फिर 12 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो बेटे ये बताओ 12 से इसे भाग दोगे कितना आया, -2 आया, और -2 का वर्ग 4 आया, और 12 को 11 से भाग दोगे तो यहां -1 आया, तो 4 जमा -1 कितना आया 3। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा मेरे भाई 3, क्या आएगा मेरे बच्चों 3। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन। यहां कह रहा है यदि दो संख्याओं को 15 से विभाजित किया जाए, यानी दो नंबर थे, एक पहला नंबर था n, कहता है इसे 15 से डिवाइड किया गया तो कोशेंट q आया और रिमाइंडर आया 11। अब दूसरा नंबर है, कहता है भाई इसे भी 15 से ही भाग दिया तो कोशेंट q2 आया होगा, तो कहता है रिमाइंडर 9 आया। बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं अगर इन दोनों संख्याओं के योग को 15 से भाग दिया जाए तो भैया n1 प्लस n2 को 15 से भाग दो, तो मेरे बच्चे ने जोड़ेंगे तो 15 इंटू Q1 15 इंटू Q2, 15 कॉमन ले लेंगे तो यह आया Q1 प्लस Q2 और 11 और 9 20। हाँ जी, कहता है अगर प्लस 20 था, अगर इसे 15 से भाग दें मेरे बच्चे तो शेषफल क्या होगा। तो 15 से इसे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों भाग दोगे तो यहां शेषफल आएगा 0, क्योंकि ये 15 से डिवाइड हो रहा है। तो 20 को 15 से भाग देंगे 5, तो 0 में 5 जोड़ेंगे, आंसर आया 5। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो वो बताओ। तो मेरे भाई मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर आप दो नंबर हैं, पहले नंबर में रिमाइंडर R1 है, दूसरे में रिमाइंडर R2 है, और इन दोनों के जोड़ को उसी डिवाइजर से भाग दें, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के रिमाइंडर के जोड़ को ही भाग देना। सो ट्रिक बोले तो अगर कोई नंबर n1 है, इसे मैंने d से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया R1। ये कोई n2 नंबर है, इसे उसी डिवाइजर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया R2। अब कहे इन दोनों नंबर के जोड़ को उसी डिवाइजर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जो इन दोनों में रिमाइंडर अलग अलग आए थे उनके जोड़ को उसी d से डिवाइड कर दो, यही आंसर होगा। R1 प्लस R2 को d से भाग दे दोगे, सेम ही आंसर आएगा। हाँ जी, तो इस सवाल में भी मेरे लाला आपको यही करना है कि भैया रिमाइंडर पहले कितना था 11, अब कितना है 9, तो जोड़ोगे कितना आया 20, 20 को फिर से 15 से भाग दे दो तो रिमाइंडर आएगा 5। ये मेरा आंसर हो गया। यहां आइए, कहता है दो नंबर है, ए और बी को 17 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 13 और 11 आता है। कह रहा है इन दोनों के जोड़ को 17 से डिवाइड करें, तो भैया दोनों रिमाइंडर को जोड़ लो, कितना आया 24, 24 को 17 से भाग दोगे, 17 एकम 17, रिमाइंडर क्या आया 7। ये मेरा आंसर है। अब कह रहा है यदि एक संख्या को 31 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है, रिमाइंडर आता है 12। जब किसी अन्य संख्या को 31 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 21। कह रहा है जी इन दोनों को जोड़ लो, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3। अगर इन दोनों के योग को 31 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो 31 से कम 31 कितना ज्यादा 2, तो रिमाइंडर आएगा 2। यानी अगर नंबर जोड़ रहे हैं तो उनका रिमाइंडर जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई करें, और कुछ नहीं करें। अब यहां मेरे बच्चे कहानी थोड़ी अलग है, इसको समझिए। अगर कोई नंबर है n1 और इसे d से डिवाइड किया
और रिमाइंडर आया R1। यहां कोई नंबर है N2, इसे किसी D से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया R2। और मेरे बच्चे अगर इन दोनों नंबर के सम को किसी डिवाइजर से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया R3, तो आपसे पूछेगा डिवाइजर बताइए क्या होगा। तो डिवाइजर का आंसर होगा R1 प्लस R2 माइनस R3। ये इसका आंसर होगा, ध्यान देना। अगर दो संख्याओं के जोड़, मतलब दो संख्याओं को अलग अलग भाग दिया एक डिवाइजर से, तो दो रिमाइंडर आए, फिर उनके जोड़ को D से भाग दिया तो रिमाइंडर R3 आया। तो कहेगा कि अब बताइए कि जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा। तो पहला जो रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर माइनस दोनों के जोड़ वाला रिमाइंडर घटा के आएगा। जैसे कह रहा जी, यदि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, दो नंबर ले लेते हैं, एक N1 है, इसे D से डिवाइड किया तो कहता है रिमाइंडर 35 आया। एक दूसरा नंबर है, इसे भी D से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 30 आया। और अब कह रहा है कि इन दोनों के जोड़ को, N1 और N2 के जोड़ को उसी D से डिवाइड किया तो कहता है भैया रिमाइंडर आ रहा है 20। तो डिवाइजर बताइए। तो फंडा ये होगा मेरे बच्चे डिवाइजर निकालने का कि R1 प्लस R2 माइनस R3, तो 35 जमा 30 माइनस 20, तो 35 और 30 65 माइनस 20, तो यह है 45। यानी वो सर्टेन डिवाइजर क्या होगा मेरे बच्चे, 45। वो डिवाइजर क्या होगा, 45। आप कहें डिटेल बता दीजिए सवाल को, तो आइए बाबू डिटेल बताता हूं। देखिए डिटेल में, लेकिन लगाना आपने हर एक जगह फार्मूला है। कोई नंबर N1 था, इसे किसी डिवाइजर से D से डिवाइड किया तो कोशेंट आया Q1 और रिमाइंडर कह रहा है जी आया 35। कहता है एक और नंबर था, इसे उसी डिवाइजर से डिवाइड किया तो कोशेंट कुछ डिफरेंट आया, लेकिन रिमाइंडर आया 30। अब कह रहा है इन दोनों का जोड़ कर लीजिए। दोनों का जोड़ करेंगे तो 35 और 30 65। कहता है इसको उसी D से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 20। यानी वो ये कह रहा है कि 65 को किसी डिवाइजर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 20। तो आप खुद सोचिए कि 65 में से कुछ घटा के 20 आया तो ये नंबर क्या होगा, 65 माइनस 20 45। यानी जो डिवाइजर होगा वो या तो 45 होगा या 45 का कोई मल्टीपल होगा, मतलब फैक्टर होगा, सॉरी। तो 45 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 1 2 2 थोड़ी होता है 3 5 5 नहीं 45, 15 30 45, 45 से कम 45, यही है। अब सर आप कैसे कह रहे हैं कि 45 से आंसर होगा, ये भी तो आंसर हो सकते हैं। तो ये नहीं हो सकते कोई भी। क्यों? क्योंकि डिवाइजर जो भी होगा वो ऐसा होना चाहिए 35 से बड़ा है, क्योंकि D से डिवाइड करके रिमाइंडर 35 आया है तो डिवाइजर 35 से हमेशा बड़ा ही आना चाहिए। तो इनमें 35 से बड़ा कोई है नहीं, सिर्फ 45 है, तो वही आंसर। इसलिए कहा कि सिंपल ट्रिक कोई बकवास नहीं, काम करेगी। जहां ट्रिक की जरूरत है वहां ट्रिक से। कह रहा है जब दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 और 21 आते हैं, और दोनों के जोड़ को उसी भाजक से भाग दें तो शेषफल 4 आता है। नंबर बताओ। तो 11 जमा 21 माइनस 4, तो 11 और 21 दो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 32 माइनस 4, तो आंसर है 28। तो सर्टेन डिवाइजर क्या होगा मेरे बच्चे, 28 हो जाएगा। सर्टेन डिवाइजर 28 हो जाएगा। हाँ जी, ये सवाल आपने घर से करना है, सेम ऐसा ही है। ये सवाल भी इसी फार्मूले पे बेस्ड है, ये सवाल भी मेरे बच्चे इसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।